हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि टेररिज्म और लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने उसका पैटर्न भी देख लिया था, हमने उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देख लिए थे, हमने कोचिंग के क्वेश्चंस भी देख लिए थे। कोचिंग का फोकस एरिया क्या है, यूपीएससी का फोकस एरिया क्या है, तो ये दोनों हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं और कहाँ से सोर्सेज। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, जतिन गुप्ता सर और सौरभ सर के वीडियोज़ देख लो, वहाँ से हो जाएगा। किन किन डायमेंशन को कवर करना है हो सकता है तो आप गूगल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको गूगल करनी चाहिए तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो चलिए बेसिक चीज़ें करते हैं पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर आपको इंट्रो में लिखना है तो इंटरनल आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपकी कंट्री को टेररिज्म से, आपकी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी को टेररिज्म से खतरा है, या फिर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से आपकी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको गूगल करना पड़ेगा। मैंने गूगल करके रखी थी, आपको आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि मान लो टेररिज्म से आपके कंट्री के डेमोक्रेसी को क्या खतरा है, इसका मतलब होता है इंटरनल सिक्योरिटी। आप टेररिज्म से आपके कंट्री की इकोनॉमी को क्या खतरा होता है, इसका मतलब होता है इंटरनल सिक्योरिटी। टेररिज्म से आपके कंट्री के लोग रेडिकलाइज कैसे हो जाएंगे, टेररिज्म से आपकी इकोनॉमी कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगी, टेररिज्म से आपके कंट्री के लोग इंडोक्ट्रिनेट कैसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब होता है इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आती है, ठीक है। सो कश्मीर की थीम पहले पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से ही बनते हैं। जैसे कि हमने देखा था कल इंटरनेशनल टेररिज्म एक थीम था, उसके बाद कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर थे वो एक थीम था, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जो हमारे इंडिया में टेररिज्म है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। तो पहले तो मुझे ऐसा कोड दिखा था नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने एक कोड दिया था, पीएम ने बोला था कि टेररिज्म इज नॉट द थ्रेट टू अ कंट्री बट टू एन एंटायर सिविलाइजेशन। तो इसको मैं इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूँ, या फिर इंडेक्स में लिख सकता हूँ कि इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पैक्ट कंट्री बाय टेररिज्म। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे कंट्री को, उस पर हम 8 नंबर पे रैंक करते हैं। अगर कोई डेटा होगा, एनालिसिस होगा तो आप अपनी इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो, या फिर कोई रिपोर्ट होगा कि टेररिज्म से हमारी मतलब हर साल पूरी दुनिया को $1 ट्रिलियन का लॉस होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टेररिस्ट अटैक जैसे कि पुलवामा का अटैक लिख सकते हो आप, 26/11 का अटैक लिख सकते हो, ब्रसल्स का अटैक लिख सकते हो आप, 9/11 का अटैक लिख सकते हो आप। उसके बाद में जो श्रीलंका में हुआ था चर्च में, वो अटैक के बारे में लिख सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल कलेक्ट करके रखो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल टेररिज्म के भी अटैक के एग्जाम्पल्स और प्लस इंडिया में जो हुए थे, चाहे वो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, दिल्ली में पता नहीं, मुजफ्फरनगर में हुए थे आई थिंक सो। तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन में ही एक एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब अगर मुझे मान लो कोई भी सजेशन देना है कि टेररिज्म को अगर ख़त्म करना है तो कैसे करना है, तो अगर मैं कोई सजेशन दे रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं शिव शंकर मेनन का नाम लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू शिव शंकर मेनन। भले ही शिव शंकर मेनन ने बोला होगा या नहीं बोला होगा, लेकिन मैं शिव शंकर मेनन का नाम ज़रूर लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि घुसाओ। घुसाओ का मतलब है कि कहीं पे भी मिल जाए वहीं घुसा दो। जैसे कि मान लो अगर मुझे लिखना है कि टेररिज्म से हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू शिवशंकर मेनन टेररिज्म कॉजेज कॉर्स ऑफ डैमेज टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, कुछ भी। मतलब इंट्रोडक्शन में भी शिवशंकर मेनन को मैं लिख सकता हूँ, बॉडी में भी लिख सकता हूँ और कंक्लूजन में भी लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू शिवशंकर मेनन फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। तो कहीं पे भी आप डाल सकते हो। उससे क्या होगा, देखो एग्जामिनर को ब्लफ करना होता है, रियल एग्जाम इतना टाइम नहीं होता है। अगर उसको शिवशंकर मेनन दिख गया तो तुमको मार्क्स दे देगा, भले तुम उसके बाद में कुछ भी लिखो। जैसे हम सेकेंड ARC छापते रहते हैं GS2 में, वैसे GS3 में मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बताया था, कमेटी का नाम है, कमेटी का नाम छापते बैठो कहीं पे भी, उसके आगे कुछ भी लिखो। तो बेसिक स्टार्ट करते कि टेररिज्म क्या है। टेररिज्म से मतलब आपको अगर पता होगा तो लिख लो, गूगल वूगल कर लेना। जो मैंने आपको सोर्सेज बताए, जो वीडियोस बताए, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें कवर करके रखिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ टेररिज्म, ये सेकेंड ARC ने कवर करा है। जो मैंने वीडियोस बताए उन्होंने भी ये कवर करके रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है टेररिज्म से, ठीक है। गोल्डन क्रेसेंट क्या होता है, गोल्डन क्रेसेंट मतलब जहाँ से ओपीएम की खेती होती है। क्रेसेंट का मतलब चांद जैसा शेप जो होता है उसको क्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है कि ये सारी जगह खेती होती है क्या, ओपीएम की। अब देखो इंडिया जो है वो गोल्डन क्रेसेंट में भी आता है, गोल्डन ट्रायंगल में भी आता है। अब इन दो जगह अगर अफीम और चरस गांजे की खेती होती है तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, ड्रग एडिक्ट कर देते। तो देखो अभी पहले कैसा टेररिज्म होता था, पहले टेररिज्म होता था जाओ गोली से मार दो, लेकिन अभी क्या होता है कि इनके पूरे देश को ही नशेड़ा बना दो, ठीक है, या फिर इनके देश पे साइबर अटैक कर दो। तो अभी टेररिज्म का जो फेस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है।
या फिर एथनो टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। आइडियोलॉजिकल टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। एग्जाम्पल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, इसलिए हम उनको लेफ्ट विंग बोलते हैं, ठीक है। रिलीजियस टेररिज्म, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स। मेथड ऑफ टेररिज्म, किस मेथड से तुम टेररिज्म करते हो, पहले ग्रेनेड फेंकते थे, आईईडी फेंकते थे, बॉम्ब करते थे, सुसाइड अटैक करते थे। अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अभी क्या करते हैं, केमिकल वेपन का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ कर सकते हैं, किया नहीं कर सकते हैं, साइबर अटैक करते हैं। आपको पता होगा पैगासस न्यूज़ में आया था। उसके बाद में आपको पता होगा कि चाइना की एक कंपनी ने हमारे मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर लिया था, या फिर हमारे एटीएम्स को हैक कर लिया, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ टेररिज्म। लोन वुल्फ अटैक, लोन मतलब अकेला, वुल्फ मतलब वुल्फ तो पता ही होगा जानवर है, और अटैक मतलब अकेला इंसान जब अटैक करता है तो उसको लोन वुल्फ अटैक बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो जैसे कि आपको पता होगा कि लोन वुल्फ अटैक का मतलब ये होता है कि मान लो एक इंसान है, वो किसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो गया और उसने जाके अटैक कर दिया, तो उसको लोन वुल्फ अटैक बोलते हैं। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो एक टेररिस्ट नहीं है, लेकिन वो एक आम इंसान था, वो एक आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ और जाके उसने लोगों को मार दिया। जैसे न्यूजीलैंड में एक आदमी था जो मस्जिद में घुस गया था और लोगों को बंदूक से मार रहा था, तो दिस इज कॉल्ड एज लोन वुल्फ अटैक। तो आजकल ऐसा भी होने लगा है। कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इंडिया में टेररिज्म क्यों होता है, या फिर जनरल अगर पूछा आपको कि भैया लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं, कि क्या रीज़न है लोग टेररिज्म बनते हैं, तो उसको वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि एथनो नेशनलिज्म है, कि जब आप चाहते हो कि आपका एक सेपरेट नेशन बने, ठीक है, टू अचीव सम पॉलिटिकल पावर, आपको कोई पॉलिटिकल पावर चाहिए तो उसका भी एग्जाम्पल दे देना आपने। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इसके वजह से भी जो वेस्टर्न चीज़ें हैं वो ईस्ट में आ रही है, जो ईस्ट की चीज़ें वो वेस्ट में जा रही है, जो वेस्ट की चीज़ें ईस्ट में आ रही है, लोगों को वो पसंद नहीं। जैसे वेस्टर्न ड्रेस पसंद नहीं लोगों को, वेस्टर्न में डेमोक्रेसी होती है, लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अलग है। ग्लोबलाइजेशन से वहाँ का कॉन्सेप्ट इधर आ रहा है, लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए टेररिज्म बढ़ रहा है। अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है। देखो मैंने नक्सलिज्म लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप टेररिज्म का आंसर लिख रहे हो तो आपको सिर्फ आतंकवादियों के बारे में बात नहीं करनी, आपको नक्सल्स के बारे में भी बात करना है, आपको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट के बारे में भी बात करना है, क्योंकि वो भी डेफिनेशन में आता है टेररिज्म की, क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। टू अचीव सम पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि पाकिस्तान है वो टेररिज्म को फंड करता है, क्यों भैया, उनकी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है कि टू कट इंडिया इंटू 1000 कट, टू ब्लीड इंडिया इंटू 1000 कट्स, तो उनकी पॉलिसी है, ठीक है। या फिर उनके अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो टेररिस्ट बन जाते हैं। अगर किसी पे रिलीजियस रूल आप इम्पोज करोगे तो वो लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। स्टेट ऑपरेशन अगेंस्ट ओन पीपल, अगर जो कंट्री है वो अपने ही लोगों को मारती है तो वो लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेररिज्म क्या होता है, इंडिविजुअल पे क्या होता है, सोसाइटी पे क्या होता है, कंट्री पे क्या होता है, वर्ल्ड पे क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, लीगल, हेल्थ, और एच सी से क्या आता है, कल्चर आता है शायद से। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पे, तो ये भी लिखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सोचो, ये मैंने जो लिखे ना पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स है ये मैंने ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए रखे कि इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा टेररिज्म पे। आप सोचो, अगर एक इंडिविजुअल है उस पर क्या है, उसकी नौकरी चली जाती होगी, उसका लाइवलीहुड चला जाता होगा, फिर उसके बाद में उसको उसके दिमाग में डर बैठ जाता होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, टूरिज्म खत्म हो जाता है उस कंट्री से, ठीक है, उस कंट्री के ग्लोबल लेवल पर बदनामी हो जाती है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्पैक्ट करती है टेररिज्म पे। अब देखते हैं एक एक करके इकोनॉमी में क्या होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, आपने देखा होगा बिल्डिंग फूट जाती है, अगर आपने इराक अगर आपको पता होगा बिल्डिंग टूट जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहते, डैम्स नहीं रहते, टूरिज्म इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोई कंट्री आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो ये उससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी पूरा लॉस में चला जाता है। फिर सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, माइग्रेशन होता है। आपको पता होगा कि जो तालिबान आया था तो तालिबान से फिर क्या हुआ, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंडिया में माइग्रेट कर गए, कुछ लोग पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, कुछ लोग ईरान में माइग्रेट कर गए, कुछ लोग कजाकिस्तान में माइग्रेट कर गए। तो रैम्पेंट माइग्रेशन, अगर आपने टीवी में वो देखा होगा कि लोग जो प्लेन्स थे वो लोग प्लेन में चढ़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे, तो लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो मास माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। सीरिया में भी वैसे ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर कम हो जाते हैं, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब नीचे चला जाता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, हंगर बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, लोगों में एक स्टिग्मा तैयार हो जाता है इस्लामोफोबिया का, मतलब लोग जब मुसलमान को इमेजिन करते हैं तो उनके बीच में एक
एक प्रिजुडाइज होती है। तो उससे आपको पता होगा कि जो यूएस है, जब 9/11 हुआ था तो कितना प्रिजुडाइज हुआ था मुस्लिमों के प्रति। ठीक है, जब भी वो किसी दाढ़ी वाले इंसान को देखते तो वो टेररिस्ट समझ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की बदनामी होती है, इस एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिलेटेड एक स्टिग्मा अटैच भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेररिज्म की वजह से, लोग इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं, लोग उनके दिमाग में एक्सट्रीम आइडिया आ जाते हैं, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, दिस पीपल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। यस, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के मुस्लिम्स हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के क्रिश्चियंस हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के हिंदूज़ हैं, वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेसेस करते हैं। डेमोक्रेसी हैम्पर हो जाती है, इलेक्शंस नहीं होते, गवर्नमेंट लैक बेसिक एमिनिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट उठ जाती है, सोसाइटी भी क्या चेंज होते हैं, बिहेवियर उनका चेंज होता है, कल्चर हैबिट चेंज होते हैं, वुमेन को राइट्स नहीं मिलते, पेट्रियार्की सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद टेररिज्म। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म, तो ये सारे कॉजेज ऑफ टेररिज्म लिख लेना, और अगर इम्पैक्ट आता है तो इम्पैक्ट भी लिख लेना। अगर जनरल इम्पैक्ट आता है तो जनरल लिख लेना, अगर इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट पूछा तो इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट लिख लेना। ठीक है, नाउ द थिंग इज इंडियाज एक्सपीरियंस विद टेररिज्म। अब जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया में टेररिज्म क्या है। रीज़न फॉर मिलिटेंसी इन कश्मीर। अब देखो, मिलिटेंसी वर्ड यूज़ करते हैं। मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है, जब बाहर का आदमी इंडिया में आके आतंकवादी गतिविधि करता है तो उसको मिलिटेंसी बोलते हैं। ठीक है, मिलिटेंट जिसके पास गन बंदूक होती है। ठीक है, हम यहाँ पे इंसर्जेंट वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे नक्सल वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे मिलिटेंट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि भैया रीज़न क्या है, मतलब यहाँ पे इतनी मिलिटेंसी क्यों है, क्योंकि देखो 2015 या 16 में बुरहान वानी जो इन आतंकवादियों का बहुत बड़ा लीडर था, उसको मार दिया। तब से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे एक रीज़न है। फिर यहाँ पे रेडिकलाइजेशन होता है यूथ का इंटरनेट के थ्रू, हमने क्वेश्चन भी देखा था ये ISIS कैसे रिक्रूट करता है। फिर क्या है, यहाँ पे आफ्सपा, आफ्सपा मतलब जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वहाँ पे है, इसलिए मिलिट्री हमारी है, इसलिए वहाँ के लोग खुश नहीं है, इसलिए वहाँ पे मिलिटेंसी है। फिर वहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे मिलिटेंसी है। फिर वहाँ पे क्या है, जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वहाँ पे, तो उनको अंदर डाल लिया था, तो इसलिए वहाँ पे मिलिटेंसी है। फिर वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल 370 हटा लिया था, इसलिए वहाँ पे मिलिटेंसी है। और एक मैं पॉइंट अगर यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, वेट अ सेकेंड ना, मिलिटेंसी एंड एक पॉइंट में जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो है कश्मीर, पाकिस्तान, रोल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, स्पॉन्सरिंग मिलिटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है कश्मीर में मिलिटेंसी प्रमोट करने का, तो इसलिए भी यहाँ पे नहीं, यहाँ ये पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए था, वेट अ सेकेंड। ओके, सो व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस इन कश्मीर। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यू चैलेंजेस क्या है, हाइब्रिड मिलिटेंसी। हाइब्रिड मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब क्या हो गया, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन वो मिलिटेंट है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, पकड़ना और मारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, यस, आप सोशल मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंटरनेट को रोक नहीं सकते, आप यूट्यूब को, इंटरनेट पेनिट्रेशन को रोक नहीं सकते, तो लोग रेडिकलाइज होंगे ही होंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर, यस, हमने ओवरग्राउंड वर्कर का जो क्वेश्चन पढ़ा था, आपको पता होगा कि ओवरग्राउंड वर्कर कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं। अभी इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इनको वहाँ क्रैक डाउन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन में, यस, पुलिस में एडमिनिस्ट्रेशन में है, पुलिस में है, गवर्नेंस में करप्शन है, इसीलिए यहाँ पे मिलिटेंसी थमने का नाम नहीं ले रही। स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन मतलब एक तरफा लोगों का विचार हो जा रहा है, एक इंडिया के अगेंस्ट उनके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं कश्मीर में। स्पाइक इन लोकल रिक्रूटमेंट, लोकल लोग ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं। पहले क्या होता था, कश्मीर से बाहर के पाकिस्तान के जो मुजाहिद्स थे वो इंडिया में आके हमला करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोकल लोगों को रिक्रूट करते, और लोकल लोगों को रिक्रूट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट हमला करने। अब जैसे आप पुलवामा हमला देखो, अब पुलवामा हमले में क्या हुआ था, जो गाड़ी में RDX भर के था, तो वो डायरेक्ट बस को जाके उड़ा दिया उन्होंने हमारे। तो अब आप सोचो कि इतना बड़ा RDX आया कहाँ से होगा, वो गाड़ी कहाँ से आई होगी, वो आदमी कहाँ से आया होगा, ऑब्वियसली ये सब लोकल्स होंगे। ठीक है, तो ये लोग अभी लोकल्स को भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ओके। फिर बाद में बैटलिंग टेररिज्म इन JNK, क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारी, जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। ठीक है,
जॉइंट ऑपरेशन कर रही है अलग अलग फोर्सेस के साथ में। फिर अट्रैक्टिव सरेंडर पॉलिसी, अब मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक जवान हमारा एक ऑफिसर था, तो वो टेररिस्ट को बोलता है कि आप सरेंडर कर दो, आप सरेंडर कर दोगे तो हम आपको बख्श देंगे, आपकी जान नहीं लेंगे। तो क्या करती है गवर्नमेंट, एक सरेंडर कम पॉलिसी, अगर आप मिलिटेंट हो तो आप वापस आ जाओ, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के बाद में आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दो। पुलवामा अटैक के बाद एनकाउंटर स्टार्ट हो गए। अभी आपको पता होगा रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि 2-3 टीचर्स को मार दिया था कश्मीर में। तो अभी वहाँ पे भी एनकाउंटर करना शुरू हो गया वहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन ऑल आउट बाय आर्मी और स्ट्राइक्स हो गया, या फिर ग्राफ टू, तो फिर एक ग्राफ बना लेना आपने कि 2018 से अभी, जब से आर्टिकल 370 लगा है, ख़त्म हुआ है, तब से जो अटैक है वो कम हो गया। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लेना और ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा देना। ठीक है, सो यस, डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों है अभी कश्मीर में? क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया, प्लस बुरहान वानी को हमने 2016 में मारा, जो इनका आतंकवादियों का सबसे बड़ा हेड था। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यू ट्रेंड इन कश्मीर, मतलब मिलिटेंसी में कश्मीर क्या है, सॉरी, ट्रेंड, नया ट्रेंड क्या है मिलिटेंसी में। पहले जो मिलिटेंसी होता था, आज से वो मिलिटेंसी कितना अलग है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी, तो ठीक है, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, सुसाइड बॉम्बिंग, पता होगा, हाइब्रिड मिलिटेंसी, बुरहान वानी के डेथ के बाद लोन वुल्फ अटैक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, ओवरग्राउंड वर्कर क्या है? जो ओवरग्राउंड वर्कर हमने देखा था उसी का ही मैंने मीनिंग नीचे लिख लिया। रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर, जो मैंने क्या कह रहे हैं, मॉडल आंसर्स बना लिए, जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसके मॉडल आंसर्स हमने बना लिए। पंजाब में किस तरीके से आतंकवादी होते हैं? पंजाब में आपको पता होगा कि पंजाब में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ड्रग्स के थ्रू आतंकवादी मतलब टेररिज्म फैलाते हैं, उसको नार्को टेररिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आईएसआईएस क्या है, उनके बाद में उनका मिशन क्या है, उनका वो चाहते क्या है, किस वजह से लोग आईएसआईएस ज्वाइन करते हैं, व्हाट इज़ द पुश फैक्टर, व्हाट इज़ द पुल फैक्टर। ठीक है, वाई डिड ओनली फ्यू पीपल ज्वाइन आईएसआईएस फ्रॉम इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये मुझे यूट्यूब पे दिखा था, तो मैंने वहाँ से निकाल लिया था। उसके बाद हाउ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, देखो कि आईएसआईएस से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है, तो ये सब मैंने लिख लिया। उसके बाद में आईएसआईएस का मिशन क्या है, कि वो पूरे दुनिया में अपना खलीफा, मतलब पुराना जो राज है वो फैलाना चाहते, तो वो मैप बना लिया मैंने, तो वो क्या चाहते कि इतना बड़ा उनका राज हो। फिर उसके बाद में इंडियाज़ अप्रोच क्या है आईएसआईएस को लड़ने के लिए। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और इंसर्जेंसी नोट्स है अपने पास ऑलरेडी, तो वो ही टेररिज्म में यूज़ करना है। ठीक है, टेररिज्म ग्रुप एक्टिव इन इंडिया, अलकायदा है, अलकायदा का मिशन क्या है, अलकायदा चाहता क्या है, अलकायदा से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे पहुंचता है। जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद कौन है, जैश ए मोहम्मद का एग्जाम्पल बता दो, जैश ए मोहम्मद ने इंडिया में कौन से हमले किए, उनका एम क्या है, उनका मोटिव क्या है। ठीक है, उनसे हमारी इंडिया को थ्रेट, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे थ्रेट पहुंचने वाला है। उसके बाद में लश्कर ए तोयबा, लश्कर ए तोयबा कौन है, उनका एम क्या है, उनसे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे पहुंचने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में तालिबान है, तालिबान से हमारी कंट्री को कैसे थ्रेट पहुंचने वाला है, तालिबान का एम क्या है। ठीक है, डिस्पाइट इतने सारे सेवरल मेजर्स लेने के बावजूद भी टेररिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है। उसके रीजंस क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेररिज्म पे ना कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, डुअल स्टैंडर्ड ऑफ कंट्री। ठीक है, कोई कंट्री बोलता है कि ये टेररिज्म अच्छा है, कोई कंट्री बोलता है कि वो टेररिज्म खराब है। ठीक है, आइडियोलॉजी बहुत अपीलिंग है। ठीक है, उसके बाद में आप वही पॉइंट घुमा के लिखना कि इंटरनेट का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए रिक्रूटमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लिख लेना। अब टेरर फंडिंग, अभी भैया इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो वो गूगल कर लेना, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू टेरर फाइनेंसिंग एंड चैलेंजेस, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेरर फंडिंग आज भी रोकी नहीं जा सकती है। डिस्पाइट टेकिंग सेवरल मेजर्स, आज भी टेररिस्ट को फंडिंग मिलती रहती है। सोचो ना, नक्सल्स को फंड कहाँ से मिलता होगा, सोचो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट, इनको जंगल में फंड कहाँ से मिलते होंगे, मिलिटेंट को फंड कहाँ से मिलते होंगे। तालिबान, बिना फंडिंग के कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर ही नहीं सकता। पैसा ही नहीं होगा तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगा। ठीक है, उसके बाद में वे टू स्टॉप टेरर फंडिंग, किस तरीके से हम टेरर फंडिंग को रोक सकते हैं। स्टेप टेकन टू काउंटर टेरर फंडिंग इन इंडिया, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हमने। ठीक है, हाउ टेररिज्म इज़ अ ग्रेव चैलेंज टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें लिख लेना। उसके बाद में हाउ टेररिज्म इज अमर्जिंग एज अ कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, तो हमने देखा था, याद है कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री का, तो उसके मैंने मॉडल आंसर्स बना लिए। उसके बाद में
इंडियाज़ गवर्नमेंट मेजर्स टू डील विद टेररिज्म, हमने क्या क्या लॉज लेके आए हैं। उसके बाद में हमने देखा कि व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस रीज़न फॉर अपोजिंग यूएपीए। हमने जो यूएपीए देखा, एनआईए देखा था, हमें लॉज देखना पड़ेगा, हमें लॉज देखना पड़ेगा, सारे लॉज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम इंडिया क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जो एंटी टेररिज्म लॉ है, यूएपीए है, एनआईए लॉ है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में वेरियस इश्यूज इन प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप इन टैकलिंग टेररिज्म, क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या कर रहे हैं हम, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को रोक सके, वो क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमारे हमारे प्लान में क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब हमने जो प्लान बना के रखा है, तो उस प्लान में और स्ट्रेटेजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में सजेशन देखना पड़ेगा कि सेकेंड ARC क्या बोलता है। और बस यहाँ पे ख़त्म, टेररिज्म ख़त्म। ऑर्गेनाइज क्राइम, उसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑर्गेनाइज क्राइम का। सेम फेमस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप देखना पड़ेगा। डी कंपनी, यामागुची गेमिंग जो कि जापान में, क्रिप्स है। ठीक है, तो उसके बाद फैक्टर हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट ग्रुप में डिफरेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म देखना पड़ेगा, जो हमारा टॉपिक है, या फिर लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि कोचिंग वाले फोकस कर रहे हैं। तो वो 2-3 लिंकेज है, मैंने आपको बताया था, वो देख लेना, एग्जाम्पल दे देना। उसके बाद में रीज़न फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म, मतलब ये दोनों साथ में क्यों है। पहले तो ये लोग साथ में नहीं हुआ करते थे, अभी ये साथ में कैसे आ गए। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इनके लिंकेज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरी दुनिया पे, इंडिया पे। ठीक है, उसके बाद में चैलेंजेस फेस टू टैकल ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया। यस, ये इतने फल फूल क्यों रहे, मतलब क्या, मतलब ये मिटने का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यस, ये देखना पड़ेगा। और यस, वे हेड और ख़त्म, फिर यस, फिर नोट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब इसके बाद जो है वो तो ये पार्ट जो हमारा सिलेबस है, लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म, ये हो गया है। अब इसके बाद कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसके बाद टॉपिक्स आते हैं बॉर्डर एरियाज़ के, उसके बाद आते हैं रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, सिक्योरिटी फोर्सेस का टॉपिक्स आता है। उसके बाद कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक आता है, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट आता है, इन क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक टॉपिक आता है। बस उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक को कवर करूँगा। और उसके बाद में ये जो दो बड़े बड़े टॉपिक्स है, सोशल नेटवर्किंग साइड और साइबर क्राइम, और प्लस बॉर्डर एरियाज़ वाला, तो इसको बाद में करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।